बोड़ो समस्या। बोड़ो अपने आप में एक समस्या है और बोड़ो की कहानी भी यहीं से जुड़ती है। आपके सामने स्क्रीन पर है बोड़ो का ये क्षेत्र है, ये असम का क्षेत्र है, असम का एरिया है। और असम में जो ये स्काई ब्लू कलर का जो ये दिख रहा है आपको, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है जो उधर अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। और मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी के चारों तरफ मैदानी इलाका है और इसी ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में ये बोड़ो समुदाय के लोग रहते हैं। और इस बोड़ो समुदाय में ये जो 4 जिले हैं, इसमें बोड़ो आबादी सबसे सघन मात्रा में है। मतलब अगर कहें तो बोड़ो सबसे डेंस पॉपुलेशन इसी इलाके में है। कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी, ठीक है। ये बोड़ो टेरिटोरियल एरिया, क्षेत्रीय परिषद के रूप में इनको स्वायत्ता परिषद है, यही वो डिस्ट्रिक्ट है। बाकी इस क्षेत्र में भी बोड़ो रहते हैं, यानी धुबरी का इलाका हो गया, ये सब जो जिले हैं इस इलाके इधर भी बोड़ो रहते हैं, ठीक है। यहां भी थोड़ा बहुत है बोड़ो हल्की मात्रा में, बट वाइड होगा। और फिर यहां पर आपका क्या हो गया, यहां जो हो गया, ये जो इलाका आपका है, ज्यादातर इलाका कौन है, मेघालय वाला इलाका है। दिस वन इज मेघालय। मेघालय जब कभी आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो जो हाईवे जाती है वो यहीं जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी के इस साइड से जाती है ये जो हाईवे है। और हाईवे के लेफ्ट में असम होता है और राइट में मेघालय होता है। राइट वाले हाईवे के साइड में जो पेट्रोल पंप है वो मेघालय में है और लेफ्ट वाले साइड में पेट्रोल पंप यदि है तो वो असम में है। इस तरीके से वहां है, ठीक है। ये बोड़ो है, यहां पर एक बोड़ो कम्युनिटी रहती है, बोड़ो एथनिक ग्रुप रहती है, जिनको कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ये बिल्कुल इनकी संख्या ठीक ठाक है, लगभग 25-30 लाख के आसपास इनकी आबादी है, 20-25 लाख के आसपास इनका पॉपुलेशन है। और ये बड़े ही उदार टाइप के लोग हैं। जब असमी भाषा वाली कहानी चल रही थी उस समय इन बोड़ो लोगों को भी लगा, बोड़ो कम्युनिटी के लोगों को, कि हमें भी अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। फलतः 1967 में, ध्यान से थोड़ा सुन लो, 1967 में, अब एक नई कहानी मैं शुरू कर रहा हूं, ये कहानी मैंने आपको बता दी। 1967 में एक संगठन बनता है छात्रों का, आबसू, ऑल बोड़ो स्टूडेंट्स यूनियन, व्हेन इन 1967, 1967 में आबसू। और इस आबसू के द्वारा बोड़ो के सांस्कृतिक भाषाई पहचान और उनके हितों को लेकर के एक अवेयरनेस लाने का प्रयास किया जाता है। 1967, 1971 से आबसू और एक और ऑर्गेनाइजेशन था, एक दो और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पहली बार पृथक बोडोलैंड राज्य की मांग उठाई जाती है, देश की नहीं। कि बोड़ो लोगों के लिए जैसे असम हो गया, जैसे मिजोरम हो गया मिजो लोगों के लिए, वैसे ही बोड़ो लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाया जाना चाहिए, उठाई जाती है। 1969 में जो आंदोलन होता है असमी बनाम बाहरी बांग्लादेशियों के बीच, उसमें आबसू भी सक्रिय होता है। आसू फ्रंट पे होता है, लेकिन उसके साथ सपोर्ट में उल्फा भी और आबसू भी होता है, ऑल बोड़ो स्टूडेंट्स यूनियन। 85 तक आंदोलन चलता है और 85 में असम एकॉर्ड होता है। ध्यान से मेरी बातों को सुनो। असम एकॉर्ड में होता है, तय होता है, क्या क्या था वो क्लियर है। बट एक बात और होती है कि असम एकॉर्ड में सरकार कहती है कि हम असमी भाषा और संस्कृति को महत्व प्रदान करेंगे, असमी भाषा और संस्कृति को महत्व प्रदान करेंगे। अब वो बोड़ो, अब वो बोड़ो जो 67 से ही अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को लेकर के अवेयर था, उनके अंदर एक डर बैठता जाता है कि असम एकॉर्ड के बाद जब असमी भाषा और संस्कृति को विशेष महत्व सरकार प्रदान करेगी तो हम लोग और हाशिए पर चले जाएंगे। हम लोगों को भी अपनी भाषा, संस्कृति और अधिकारों के लिए और संगठित प्रयास करना चाहिए, और संगठित प्रयास करना चाहिए। और इसी 85-86 में, 85 के बाद 1986 में यहां 2 संगठन उभर कर सामने आते हैं बोड़ो का। अब हम लोग बोड़ो कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। मेन बोड़ो समस्या है, सबसे बड़ी कम्युनिटी है। इसके बाद 4 छोटा छोटा, केलो, कामतापुर छोटा, दिमसा और करवी, ये 4
समस्याएं रही है असम में। इनको लगता है कि भाई हम लोगों को भी करना चाहिए, और 86 में 2 संगठन आते हैं। एक संगठन जो आबसू था, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, वो अपने को रीस्ट्रक्चर करता है और मजबूत बनाता है। किसके नेतृत्व में? उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नेतृत्व में। यानी उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नेतृत्व में आबसू और अपने को मजबूत बनाता है और अपने लिए अलग राज्य भारत के अधीन रहते हुए अपने लिए अलग राज्य बोडोलैंड की मांग को लेकर के आंदोलन तेज करता है। बोडोलैंड की मांग को लेकर के आंदोलन तेज करता है। राइट। और उसी समय एक और संगठन बनता है, बोडो सिक्योरिटी फोर्स, BDSF, बोडो सिक्योरिटी फोर्स। कौन बनाता है? रंजन दैमरी। उपेंद्र नाथ वर्मा बोडो को ही आगे बढ़ाते हैं और रंजन दैमरी एक नया संगठन लेकर के आते हैं, बोडो सिक्योरिटी फोर्स। और ये हिंसक तरीके से अलग देश बोडोलैंड की मांग उठाना शुरू करते हैं। बोडो के लिए एक भारत में रहते हुए भारत देश और एक भारत से अलग संप्रभु राज्य बोडोलैंड, दोनों का डिमांड बोडोलैंड। ठीक है, चलिए रंजन दैमरी वाली कहानी उस समय धीमी रहती है, बट संगठन बन जाता है, उसमें बहुत सारे उलट फेर आते हैं। बट मुख्य कौन था? आबसू, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहा था। सरकार 1993 में किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस की सरकार थी, हितेश्वर सैकिया की सरकार थी। सरकार इस बोडो कम्युनिटी के साथ एक समझौता करती है और सरकार कहती है कि देखो भाई, कितना राज्य बांटेंगे, अलग अलग जनजातीय समूह अलग अलग राज्य कहने लगे, मांगने लगे, तो ये संभव नहीं है। देश तो खैर असंवैधानिक मांग है, लेकिन कितना राज्य देंगे? हम स्वायत्त परिषद का गठन कर देते हैं। स्वायत्त परिषद की कहानी क्लियर है आपके दिमाग में? जो 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र के लिए जो प्रोविजन किया गया था, स्वायत्त राज्य के अंदर एक छोटा राज्य, एक स्वायत्त परिषद का गठन कर देंगे, जहां आप लोग अपना चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के अपना परिषद बनाएंगे और उस परिषद को ही ढेर सारे विकास संबंधी अधिकार होंगे और जिसके माध्यम से आप अपना विकास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से राज्य प्रॉपर बनाने की क्या जरूरत है? बोडो लोग भी सहमत हुए, आपसी के नेता भी सहमत हुए और फाइनली 1993 में एक समझौता होता है जिसको हम फर्स्ट बोडो एकॉर्ड के नाम से जानते हैं। फर्स्ट बोडो एकॉर्ड के नाम से जानते हैं। और यहीं पर बोडो ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया जाता है, बोडो स्वायत्त परिषद का गठन किया जाता है 1993 में, 1993 में। तो इस बोडो लोगों की कहानी में आगे बढ़ाता हूं। यह है बोडो, एक बार इनको देख लो, ये बोडो आंदोलन का रूप है। और इसमें हम जब आगे बढ़ते हैं तो एक परिचय है कि पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के मूल निवासी, पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के मूल निवासी और बोडो कछारी समुदाय से, ये अपने को बोडो कछारी कम्युनिटी से बिलोंग होते हैं, ये संबंधित है बोडो कछारी कम्युनिटी से। जो मैदानी इलाका रहा वो बोडो कहलाए और जो पहाड़ पे रहे वो दिमासा कहलाए, हमेशा ध्यान रखो। बट दोनों का जो मूल है वो बोडो कछारी कम्युनिटी है, बोडो कछारी कम्युनिटी का एक हिस्सा है बोडो। मुख्यतः ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, असम के ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, इनकी जनसंख्या लगभग 20 लाख है और 5.5%, अभी लगभग 25 लाख 11 का ही हम लोगों का आंकड़ा है, 5.5% ये असम के टोटल पॉपुलेशन के, इनकी ये आबादी हुई, इनका पॉपुलेशन हुआ। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के तहत इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट, 90% ये हिंदू है, ट्राइब्स होते हुए भी इनका ईसाईकरण नहीं हुआ है, 10% इसमें ईसाई है, 90% ये हिंदू है। 10% में भी कुछ लोग जीववादी भी हैं, 90% हिंदू है और ये बोडो भाषा बोलते हैं। बोडो भाषा के प्रति, बोडो संस्कृति के प्रति इनका अवेयरनेस जो 1967 से ही शुरू हो चुका था, मैं बता चुका हूं। अगले में आइए, 1967 में असमी भाषा और सांस्कृतिक प्रभुत्व, असमी संस्कृति के प्रभुत्व से, अगेन आई रिपीट, 1967 में मैं बता चुका हूं, असमी भाषा और असमी सांस्कृतिक प्रभुत्व से रक्षा हेतु
ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन का गठन होता है, आबसू, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन का गठन किया जाता है। और 1972 में, 71 के बाद, 72 में ये अपने लिए एक अलग बोडोलैंड राज्य की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू करते हैं। पहली बार बोडोलैंड की मांग माना जाता है कि 71-72 में शुरू होता है। 1980 में, अब यहां पर एक और कहानी बनती है। जब भगाओ का आंदोलन शुरू होता है, बाहरी लोगों को भगाओ, तो बोडो क्षेत्र में भी बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठ थे। और 1979 में, 1979 में जब आसू के नेतृत्व में बांग्लादेशियों को बाहर भगाओ का आंदोलन चल रहा था, तो ये बांग्लादेशी बोडो क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा घुसे थे। परिणाम ये होता है कि बोडो क्षेत्र में जो मुस्लिम थे वो अपना एक संगठन बनाते हैं, आमसू, ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन। ध्यान से सुनो, अब यहां पर मुस्लिमों का संगठन शुरू होता है, यहां मुस्लिम एथनिसिटी उभर कर सामने आता है। ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन का गठन और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर के आंदोलन की शुरुआत 80 में होती है, बोडो के रिएक्शन में। आबसू और आमसू आमने सामने बोडो क्षेत्र में। डन। 1987 में असम समझौता होता है, 1987 में, ठीक है। असम समझौता के रिएक्शन में 86 में बना था, 87 में फाइनली ये साइन हुआ। 86-87 में असम समझौता के विरोध में क्या विरोध था, बहुत क्लियर है कि असम संस्कृति और भाषा को महत्व दिया जाएगा। इसके रिएक्शन में आबसू द्वारा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के नेतृत्व में पृथक राज्य, ध्यान दो, पृथक राज्य बोडोलैंड की मांग और आंदोलन प्रारंभ। लोकतांत्रिक रूप से भारत के संघ के अंदर रहते हुए बोडो के लिए एक अलग बोडोलैंड राज्य। आगे बढ़ते हैं। 1993 में भारत सरकार और आबसू के बीच एक समझौता, राइट। और समझौता का रिजल्ट क्या हुआ, बोडो पीपुल्स एक्शन कमेटी इसमें बनी थी। इस समझौता में भारत सरकार, आबसू और बोडो पीपुल्स एक्शन कमेटी के साथ बोडो समझौता, इस कॉल फर्स्ट बोडो एकॉर्ड, इस कॉल फर्स्ट बोडो एकॉर्ड 2020 में हुआ, वो थर्ड बोडो एकॉर्ड था। और बीएसी का गठन, बोडो ऑटोनोमस काउंसिल बना दिया गया बोडो क्षेत्र के लिए। उनका एक चुनाव होगा, चुनाव के बाद जो चुने जाएंगे चुन करके, राइट। जब 93 में आबसू के साथ समझौता हुआ, ऑटोनोमस काउंसिल बना, तो आबसू के अंदर ही कुछ ऐसे नेता थे जो मिला उससे सहमत नहीं थे। उनको लग रहा था कि इस ऑटोनोमस काउंसिल को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं मिला और अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए वो इस समझौते के से सहमत नहीं थे। इसलिए एक मतभेद हुआ, और मतभेद हुआ तो आबसू से अलग होकर, मतभेद हुआ तो आबसू से अलग होकर प्रेम सिंह ब्रह्मा के नेतृत्व में, आबसू से अलग होकर इन 1994 में प्रेम सिंह ब्रह्मा से के नेतृत्व में एक और नया संगठन आ गया, बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स। बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स, बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स, BLTF, प्रेम सिंह ब्रह्मा। इधर 93 में लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ हो गया, समझौता हो गया, बट इनका कहना था कि नहीं, और ये बोडोलैंड की मांग को लेकर के अपना आंदोलन आगे बढ़ाए। बीच में हिंसक आंदोलन भी शुरू कर दिया इन्होंने। रिजल्ट हुआ फिर से 2003 में इस बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स के साथ भारत सरकार का, असम सरकार का समझौता हुआ, भारत सरकार का समझौता हुआ, सरकार का समझौता हुआ 2003 में। बट हम 94 में आ जाते हैं, और 94 में प्रेम सिंह ब्रह्मा के नेतृत्व में बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स का गठन हुआ, जो इस समझौते के विरोध में था। उधर रंजन दईमरी ने एक नया संगठन खड़ा किया, या कहो तो नाम बदल दिया, बोडो सिक्योरिटी फोर्स का नाम बदलकर रखा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड आज के समझौते में 2020 में ये सबसे खतरनाक संगठन के रूप में उभर कर सामने आया। ध्यान से देखो, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। 1994 में बोडो समझौता के विरोध में रंजन दईमारी द्वारा
रंजन दईमरी द्वारा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एनडीएफबी का गठन किया गया। ये बोडो सिक्योरिटी फोर्स का नया नाम और पृथक बोडोलैंड, ध्यान दो, पृथक बोडोलैंड देश की मांग, नॉट राज्य की मांग, देश की मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन इसने शुरू कर दिया। एकदम उग्रवादी संगठन था, मतलब एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच इसका रहा। नहीं, नथिंग, कोई समझौता नहीं, अलग देश चाहिए, भारत में नहीं रहना है। अलग देश की मांग को लेकर के इन्होंने हिंसक आंदोलन को शुरू किया। और उधर मैंने बताया कि प्रेम सिंह ब्रह्मा के नेतृत्व में एक अलग राज्य को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ। यह है आपका एनडीएफबी। यह है आपका एनडीएफबी, देख सकते हो। एनडीएफबी नॉर्थ ईस्ट का, असम का एक सबसे खतरनाक उग्रवादी संगठन रहा है, जो अलग देश की मांग को लेकर के, अलग देश बोडोलैंड की मांग को लेकर के संघर्षरत रहा है। आपके सामने है स्क्रीन पर। आगे हम बढ़ते हैं। 1996 में, 94 के बाद 93 में समझौता होता है, फर्स्ट बोडो एकॉर्ड होता है, और उसके विरोध में, उसी में से निकल करके प्रेम सिंह ब्रह्मा के नेतृत्व में बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स BLTF का गठन किया जाता है। और बोडोलैंड राज्य की मांग, ध्यान से देखो, राज्य की मांग को लेकर यह हिंसक आंदोलन शुरू कर देता है, थोड़ा लोकतांत्रिक, थोड़ा हिंसक, जो सहमत नहीं था उस समझौते से, राइट। 2003 में भारत सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स, प्रेम सिंह ब्रह्मा वाला बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स के बीच एक दूसरा बोडो समझौता होता है, और बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का गठन होता है, जो अभी मैप में दिखाया था, 4 जिला उसमें शामिल रहे। BTC, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का गठन होता है। यही है BTC, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, राइट। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। BTC के गठन के बाद लोकतांत्रिक तरीके से वहां चुनाव और BTC के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विकास स्वयं बोडो लोगों द्वारा किया जाने लगता है, तो बोडो समूह का एक वर्ग जो है वो खुश रहता है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसी में कुछ लोग, कुछ नेता अलग बोडोलैंड राज्य के लिए लोकतांत्रिक तरीके से मांग जारी रखते हैं, और सरकार समय समय पर आश्वासन देती रहती है कि ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। बीच बीच में कमेटी का भी गठन किया गया कि नहीं भाई, एक अलग बोडोलैंड राज्य का गठन होना चाहिए। झारखंड राज्य बन रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य बना, बोडोलैंड राज्य भी होना चाहिए। उधर एनडीएफबी, अब हम कहानी एनडीएफबी को आगे बढ़ा देते हैं। उग्रवाद का कठोर रूप, यहां तो हो गया लोकतंत्र बहाल एक वर्ग के द्वारा। उधर एनडीएफबी रंजन दाईमारी के नेतृत्व में अलग बोडोलैंड देश के लिए हिंसक आंदोलन जारी हो जाता है। 2005 में रंजन दाईमारी का एनडीएफबी बहुत हिंसक प्रयास शुरू कर देता है। सरकार इसके खिलाफ बहुत कठोर सैन्य कार्रवाई करती है, तो ये मजबूर होकर सरकार के साथ एक समझौता करता है। इस समझौते को कहा जाता है कार्रवाई स्थगन समझौता, कार्रवाई स्थगन समझौता, राइट। कार्रवाई स्थगन समझौता मतलब कुछ दिन तक भाई हम लोग हथियार नहीं उठाएंगे, लोगों को नहीं मारेंगे, बातचीत के लिए एक माहौल देखते हैं सरकार क्या करती है। बट कार्रवाई स्थगन समझौता को 2008 में तोड़ देता है। कौन? एनडीएफबी, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, रंजन दाईमारी वाला। और 2008 में एक भीषण उग्रवादी हमला को अंजाम देता है, जिसमें लगभग 90 से 100 लोग मारे जाते हैं। इस हमला की जमकर निंदा होती है। इधर सरकार फूट डालने का काम करती है। स्ट्रेटेजी नॉर्थ ईस्ट के लिए सरकार बदल देती है। अब सरकार का अप्रोच होता है कि नॉर्थ ईस्ट में जितने अलगाववादी संगठन है उसको फूट डालो, किसी से समझौता करो, किसी को दबाओ, किसी पर सैन्य कार्रवाई करो, किसी पर प्रतिबंध लगाओ और बंद करो, खत्म करो। दो 2008 में जब हमला करती है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड कार्रवाई स्थगन समझौता को ब्रेक करके, तो इसी संगठन के अंदर कुछ लोग इसकी निंदा करते हैं कि भाई ये ठीक नहीं किया गया, कार्रवाई स्थगन ठीक था, चलिए कुछ देर तक कम से कम पुलिस भी हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही थी, हम लोग भी नहीं कर रहे थे, बातचीत आगे बढ़ती, ये ठीक नहीं हुआ।
और इसी मुद्दे पर इसमें से एक विभाजन होता है। इसी मुद्दे पर वो विभाजन गोविंदा बासुमतारी के नेतृत्व में होता है। रंजन दाइमारी मूल मुखिया रहे एनडीएफबी के। अब एक विभाजन हो जाता है गोविंदा बासुमतारी के नेतृत्व में, वो भी अपना संगठन का नाम रखता है एनडीएफबी, राइट। एनडीएफबी प्रोग्रेसिव, मेरी बातों को समझ रहे हो? एनडीएफबी प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब हम बातचीत के पक्ष में हैं, बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे। अब यहां पर आकर के 2009 में दो संगठन बन जाते हैं। एक है एनडीएफबी प्रोग्रेसिव, राइट, गोविंदा बासुमतारी के नेतृत्व में, और एक है एनडीएफबी आर कहो या आरडी कहो, रंजन दाइमारी के नेतृत्व में, ठीक है। एनडीएफबी 2005 में आगे बढ़ते हैं। एनडीएफबी द्वारा सरकार के साथ कार्रवाई स्थगन समझौता, राइट। 2008 में एनडीएफबी द्वारा कार्रवाई स्थगन समझौता को तोड़ा गया और असम में एक उग्रवादी हिंसा को अंजाम दिया गया। 2009 में इसके विरोध में कुछ लोग अलग हुए और 2009 में एनडीएफबी में विभाजन हो जाता है। दो बन जाते हैं अब, एक है एनडीएफबी आर रंजन दाइमारी के नेतृत्व में और दूसरा है एनडीएफबी पी प्रोग्रेसिव गोविंदा बासुमतारी के नेतृत्व में। दो एनडीएफबी हो गए। अब यहां पर लिखा हुआ एटीएफ और पीटीएफ, नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी संगठनों के संदर्भ में ये शब्द को हमेशा ध्यान में रखो, ये बाकी जगहों पर भी हम लोग यूज करेंगे। एटीएफ का मतलब होता है एंटी टॉक फैक्शन, बातचीत नहीं करेंगे, सीधे देश ही चाहिए, कोई बातचीत नहीं। और पीटीएफ का मतलब होता है बातचीत करेंगे, देखते हैं सरकार अगर कुछ बेहतर विकल्प प्रस्तुत करती है तो हम आगे बढ़ेंगे उसके साथ। इस कॉल प्रो टॉक फैक्शन, क्लियर है? तो एटीएफ मतलब नो बातचीत, एंटी टॉक फैक्शन, और पीटीएफ। अब यहां पर पीटीएफ जो था वो प्रो टॉक फैक्शन था, गोविंदा बासुमतारी के नेतृत्व में कार्रवाई स्थगन समझौता के पक्ष में था, लेकिन इसमें रंजन दाइमारी ने कार्रवाई स्थगन समझौता को तोड़ा था। ये कोई बातचीत के लिए तैयार नहीं था, फिर से एकदम अड़ गया कि नहीं देश ही चाहिए, देश ही चाहिए, देश ही चाहिए। इसी को लेकर के यहां दो गुट बट गए। 2010 में गोविंदा बासुमतारी वाले धड़ा अपना अलग है, बातचीत जारी है सरकार के साथ। 2010 में रंजन दाइमारी को बांग्लादेश पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, भारत सरकार को सौंपती है। अब रंजन दाइमारी जेल में जाते हैं। अब उनको लगता है कि बाहर निकलना मेरे लिए कठिन नहीं जब तक सरकार से बातचीत नहीं करेंगे, और तरुण गोगोई की सरकार है। अब रंजन दाइमारी सरकार से बातचीत करने को तैयार हो जाते हैं और सरकार से बातचीत शुरू कर देते हैं। जब सरकार से वो बातचीत जेल में से ही शुरू कर देते हैं, 2013 में जमानत पे बाहर आते हैं थोड़ी देर के लिए और सरकार से बातचीत करना, अब वो ठंडा हो जाते हैं। ठंडा शब्द आप लिखोगे नहीं, बट आप समझ सकते हो। अब वो हथियार चलाने और बहुत कुछ लड़ने के मूड में नहीं है, बट उनमें कुछ जवान नेता हैं अभी उस पार्टी में, यानी एनडीएफबी संगठन के रंजन दाइमारी वाले गुट में कुछ जवान नेता थे। ये नाराज हो जाते हैं, ये समझौता, फिर ये बातचीत, और फिर से एक एनडीएफबी रंजन दाइमारी के गुट से एक गुट अलग होता है संगठन से, और तीसरा संगठन बनता है। वो किसके नेतृत्व में? तो सोंगबी जीत के नेतृत्व में, सोंगबी जीत के नेतृत्व में, ये सोंगबी जीत के नेतृत्व में संगठन बनता है। बट ये सोंगबी जीत ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले थे, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सोंगबी जीत के नेतृत्व में 2012 में इसमें एक तीसरा विभाजन होता है। तो हम आ जाते हैं 2010 में रंजन दाइमारी बांग्लादेश में गिरफ्तार, और 2013 में भारत में जमानत पर रिहा होने के बाद सरकार से बातचीत प्रारंभ। कहानी क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। और 2012 में ही एनडीएफबी आर में, आर कहो या आरडी कहो, रंजन दाइमारी वाले एनडीएफबी में पुनः विभाजन होता है। अब कितने हो गए? एनडीएफबी पी प्रोग्रेसिव, पीटीएफ गोविंदा बासुमतारी के नेतृत्व में, क्लियर है। दूसरा संगठन बन गया एनडीएफबी आर रंजन दाइमारी के नेतृत्व में। अब ये भी पीटीएफ हो गया, कल तक एटीएफ था, एंटी टॉक फैक्शन था, लेकिन अब बातचीत के लिए तैयार हो गया, इसको पीटीएफ। और फिर एक उसमें से अलग हुआ जो कहा कि नो बातचीत, और वो था तीसरा संगठन एनडीएफबी एस, ये एटीएफ था, सोंगबी जीत के नेतृत्व में।
मैंने आपको एनडीएफ या 3 संगठन बना दिया। इस तरह से बोड़ो को लेकर के, अलग बोड़ो देश की मांग को लेकर के ये संगठन हिंसक गतिविधियों में शामिल हुए, लेकिन समय समय पर सरकार से इनकी बातचीत भी होती रही। ये चलता रहा 2012, राइट। 2015 में घटना घटती है। उधर सरकार राजनीतिक घटनाक्रम आपके दिमाग में क्लियर है ही। 2016 में चुनाव, 16 में चुनाव के बाद वहां पर सर्बानंद सोनोवाल की सरकार का आना, उधर स्वायत्त परिषद वाला काम चलता रहा, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का काम चलता रहा। पिक्चर क्लियर है। 2015 में फिर से एनडीएफबी के जो सोंगबीजीत लोग हैं, ये चूंकि यहां ईसाई फंडामेंटलिज्म को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, एक कर्बी आंगलोंग से, मतलब वहां से ज्यादा जुड़े रहे हैं, तो इनको लेकर के एक विरोध आपस में होता है इस संगठन में, और इनको इस संगठन से निकाल दिया जाता है। छोड़ दो अब इनकी कहानी। सोंगबीजी चले जाते हैं उधर, कर्बी आंगलोंग के मूवमेंट में शामिल हो जाते हैं, और फिर इसका नेता बनते हैं सराय गौरा। सराय गौरा, चूंकि एस सोंगबीजीत का नाम भी पहला अक्षर एस है और सराय गौरा का नाम भी पहला अक्षर एस है, तो 3 के 3 ही संगठन रहते हैं, लेकिन नेतृत्व बदल जाता है। 2015 में एनडीएफबी एस के अन्य नेताओं द्वारा सोंगबीजीत को हटाया गया और नए नेता सराय गौरा को एनडीएफबी का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, जरूरी नहीं है सब याद करो, बट दिमाग में रखो। नाम भले भूल जाओ, बट एक आउटलाइन रहेगा, आप आंसर शानदार राइट करोगे, राइट। और फिर एक लास्ट विभाजन, अभी भी 3 ही संगठन है, इसमें नेता बदल गया, एक लास्ट विभाजन हो जाता है प्रोग्रेसिव में, गोविंदा वासु मतारी वाले में। तो विभाजन ऐसे ही होता है कि हमारा अपना अलग संगठन चलेगा, और यह विभाजन होता है 2018 में। 2018 में एनडीएफबी पी से एक गुट अलग हो जाता है, और ये गुट अलग होकर के एक अपना संगठन बनाता है एनडीएफबी पी। ये भी पी है, पी से धीरेन्द्र बारो के नेतृत्व में। अब एनडीएफबी पी 2 हो गया, गोविंदा वासु मतारी के नेतृत्व में और धीरेन्द्र बोरो के नेतृत्व में। अब 2018 तक यहां 4 संगठन एनडीएफबी के हो गए। एनडीएफबी पी के 2 संगठन हो गए, एक गोविंदा वासु मतारी के नेतृत्व में और एक संगठन हो गया धीरेन्द्र बोरो के नेतृत्व में। उधर एनडीएफबी रंजन दैमरी का गुट रहा ही रहा, ठीक है। और सोंगबीजीत को हटा करके जो एनडीएफबी एस था, चौथा गुट, जो सराय गौरा के नेतृत्व में बनाया गया था, वो एटीएफ का एटीएफ बना रहा, बाकी सब पीटीएफ हो गए। बाकी सबसे सरकार की बातचीत चलने लगी, और ये सराय गौरा के नेतृत्व में जो एनडीएफबी था, वो म्यांमार में रख करके, बर्मा में रख करके अपना अलगाववादी आंदोलन को शुरू किया रहा। अब मैंने जो कहा था एक संगठन बना था जिसमें उल्फा शामिल हुआ था, एनडीएफबी एस, यही वाला सराय गौरा शामिल हो गया और म्यांमार में रहने लगा, और हिंसक आंदोलन यहां पर जारी रखा बोडो में। समय समय पर बहुत सारी हिंसाएं हुई, उन हिंसाओं की घटना नहीं कर रहा हूं मैं। 2013 में, 2014 में, 2009 में, 2010 में 40 लोगों की हत्या, एक साथ 60 लोगों का नरसंहार। ये उग्रवादी संगठन आते थे, अटैक करते थे, 50-50 लोगों को मार देते थे। ये चलता रहा। इसके लिए सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रही, बट इस पूरे फूट डालने के काम में अगर आप देखोगे, अगर आप गृह मंत्रालय के चश्मे से देखोगे, तो भारत के लिए भी एक जिम्मेदारी थी इस तरह के उग्रवाद को रोका जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत प्लान वे में फूट डालने का काम किया गया। ये जो फूट डालने का काम दिखाई देता है, इसमें आपके अजीत डोभाल साहब की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, ताकि इसे कमजोर करो और बातचीत जारी रखो, बातचीत जारी रखो, बातचीत जारी रखो, खत्म करो इस कहानी को। और इसी बातचीत जारी रखने के क्रम में आपका होता है 27 जनवरी 2020 को बोडो शांति समझौता। बोडो शांति समझौता क्लियर है।